नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स टूल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एक साइकोलॉजी का बहुत ही अहम टॉपिक जिस पे क्वेश्चन अमूमन कंपटीशन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो मेरी कोशिश है कि जितना भी जो भी मैटर मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विकास और अभिवृद्धि से संबंधित। तो उसमें कुछ सिद्धांत जो महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर में प्रश्न आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। उन सिद्धांत में से जो विकासात्मक जो सिद्धांत है उनके बारे में मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, शायद आपके कहीं काम आ जाएगी। तो जहाँ से भी मैंने ये सोर्स से लिखा है, पढ़ा है, उन सभी गुरुजनों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अच्छा मैटर तैयार किया, उसको मैंने पढ़ा, लिखा आप लोगों के लिए। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि आपको इसका बेनिफिट हो। देखिए दोस्तों, विकासात्मक जो सिद्धांत है वो आपको जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं कि 5 प्रकार के ये सिद्धांत आप देख पा रहे हो। पहला, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसे सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया। दूसरा, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, इसे भी सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया। तीसरा जो सिद्धांत है वो मनोसामाजिक सिद्धांत है, जिसे एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया। चौथे सिद्धांत को नैतिक विकास सिद्धांत कहते हैं, जिसे कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और पांचवा जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जिसे जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इन पांचों में से कोई ना कोई क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इस प्रकार। तो सिगमंड फ्राइड द्वारा 2 सिद्धांत दिए गए, दोनों मनोविश्लेषणात्मक और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है। तो इनको याद रखने के लिए विकास के सिद्धांत है। तो मनो शब्द देखो दोनों में सेम आ रहा है ना, मनो शब्द। तो ये मनो शब्द वाले जो सिद्धांत हैं ये सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, मनोविश्लेषणात्मक और मनोलैंगिक। ठीक है। फिर उसके बाद में मनोसामाजिक सिद्धांत है, इसको जैसे याद ऐसे रख सकते हो कि एरिक्सन, एरिक्सन को आप एक शब्द जोड़ सकते हो जैसे एक्शन, यानी समाज के प्रति हमें एक्शन, जो हमारा जो कर्तव्य होता है, जो हम काम करते हैं, जो हमारी क्रियाविधि होती है, प्रतिक्रिया जो भी होती है, वो सारे मनोसामाजिक एक्शन। ठीक है, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो, मनोसामाजिक एरिक्सन। बाकी सब अपने अपने हिसाब से इसको याद रखने के तरीके बनाते हैं, लेकिन मैंने भी कोशिश की कि आपको ये कुछ समझ में आ जाए। फिर उसके बाद में नैतिक विकास सिद्धांत है, वो कोहलबर्ग द्वारा दिया गया था। ठीक है, नैतिक विकास सिद्धांत ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत है, यानी संज्ञानात्मक संबंधित, जैसे आपको काफ़ी और जगह भी ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, संज्ञानात्मक, विकासात्मक, ऐसे इस प्रकार के मतलब जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। अब देखिए, इनमें मैं सबसे पहले मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट कर रखे हैं, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, 1856 में इनका जन्म हुआ था और 1939 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सिगमंड फ्राइड के संबंध में कुछ बातें हैं। इन्होंने ये कहा था कि विकास के संबंध में, जो विकास होता है तो उसमें जो मन होता है उस मन की 3 अवस्था पाई जाती है। ठीक है, इनको मन की 3 अवस्था के बारे में इन्होंने बताया था। मन को 3 अवस्थाओं में इन्होंने डिवाइड किया था सिगमंड फ्राइड ने। तो ये प्रश्न भी आता है कि मन की सिगमंड फ्राइड द्वारा कितनी अवस्थाएं बताई गई थी, जिनमें आपने पढ़ा भी होगा, जिनमें चेतन मन, अचेतन मन, इस प्रकार की ये 3, अर्धचेतन मन, ये 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। वो अवस्थाएं कौन कौन सी थी, इनके बारे में हम आगे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताने का प्रयास करूँगा। और इसके इन की दृष्टि, इसके आधार पर ही इन्होंने 3 प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन मानी थी। ठीक है, ये कंडीशंस जो है वो विकास से संबंधित थी कि एक बच्चे का विकास किस प्रकार किया जाए, मतलब एक बच्चे में विकास किस प्रकार होता है, कैसे उसके मतलब उम्र के साथ साथ विकास होता है, उनके संबंध में ये
सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था। ठीक है, मन का विश्लेषण, मन का विश्लेषण, ये तो इसका अर्थ है मनोविश्लेषण सिद्धांत, यानी मन का पूरा विश्लेषण उनका उन्होंने बताया था। जैसे मैं अगले पेज पे पढ़ता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखिए ये जो थे तीन, उन्होंने, आपको नज़र आ रहा होगा शायद, मैंने थोड़ा सा जूम किया इसको, मन की तीन अवस्थाएं उन्होंने बताई थी, जिनमें से सबसे पहली जो अवस्था है वो चेतन मन, दूसरी अवस्था है उसे अचेतन मन, और तीसरी अवस्था को अर्धचेतन मन कहते हैं। देखिए मैंने कोशिश ये की है कि अमूमन इन चीज़ों में से क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस प्रकार की मैंने कोशिश की है। चेतन मन के बारे में ये कहा जाता है कि चेतन, जो चेतना होती है, ठीक है, इसका संबंध जो है वो वर्तमान से होता है। जो मतलब जब हम सोचते हैं, वर्तमान में हम क्या सोच रहे हैं, वो सारा चेतन मन के अंदर आता है। ठीक है, अभी हम सोच रहे हैं कि हमें तैयारी करनी चाहिए वर्तमान से, मतलब ये जो चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही है ये चेतन मन से संबंधित है। और संपूर्ण मन का 1/10 भाग होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरे मन की अगर बात करें, पूरे मन को अगर डिवाइड करें, तो पूरे मन का 1/10वां भाग चेतन मन के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद में अचेतन मन की बात करें, अचेतन मन वो होता है जो इच्छाएं पूरी नहीं होती या दमित इच्छाएं होती है, जो मतलब पेंडिंग रह जाती है। और ऐसी बहुत सारी, देखो आपको पता है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम इच्छाएं ऐसी होती हैं जो हमारी पूरी होती हैं। ठीक है, तो जो बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो इच्छाएं पूरी नहीं होती उनको अचेतन मन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये जो इच्छाएं पूरी नहीं होती वो दमित इच्छाएं जिसे हम कह सकते हैं, वो अचेतन मन के अंतर्गत आता है। और आपको पता है कि ये शरीर का एक सबसे मतलब सबसे ज़्यादा इच्छाएं ऐसी होती हैं जो मतलब अपनी कमी पूरी होती है, ज़्यादा पूरी नहीं होती। इसलिए मन का 9/10वां भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मन का सबसे बड़ा भाग। ये प्रश्न आता है, कई बार पूछा भी जाता है कई एग्जाम के अंदर, कि मन का सबसे बड़ा भाग अचेतन मन कहलाएगा, जिसका 9/10वां भाग होता है। ये सारा डिवाइडेशन मन का किसके द्वारा किया गया था, मनोविश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। उसके बाद में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अर्धचेतन मन के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि अर्धचेतन मन को सिगमंड फ्राइड ने कौन सा भाग कहा था, कि जीभ का लड़खड़ाना, परिचित नाम को भूल जाना आदि अर्धचेतन क्रियाएं होती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को देख लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार इसको मैंने कहीं देखा है, इसे मैं जानता हूँ, इसका नाम क्या है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि यार इसका नाम मुझे याद है, थोड़ा सा भूल गया। ठीक है, या कई बार कुछ ऐसा बोलना होता है, कई बार अपने को अचानक किसी चीज़ का जवाब देना होता है और हम उसके लिए तैयार नहीं होते, तो कई बार अपनी जीभ लड़खड़ा जाती है, कुछ बोलते कुछ और है, निकलता कुछ और है। ये मतलब ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हमारा उस घटना पर पूरा ध्यान नहीं रहता, थोड़ा ध्यान रहता है, तब हमें अचानक जवाब देना पड़ता है, जीभ लड़खड़ा जाती है, पूर्ण रूप से हम क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं चल पाता। ठीक है, कई बार हम भूल जाते हैं। ये सारी क्रियाएं अर्धचेतन मन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपसे ये ऐसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, तो आपको अचेतन मन की बात करनी है। सबसे छोटा भाग बात करें तो अर्धचेतन जो है वो सबसे छोटा भाग होगा, और उसके बाद चेतन मन का। जैसे इसके लिए इस सिद्धांत की तुलना जो है वो बर्फ़ के पहाड़ से की गई है। देखो यहाँ पर एक मैंने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, बर्फ़ के पहाड़ से। जैसे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा बना रखा है, बर्फ़ का टुकड़ा, इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि अचेतन मन वाला जो पार्ट है वो सबसे बड़ा बनाया है मैंने। फिर अर्धचेतन वाले एक छोटी सी मैंने डार्क कलर की एक लाइन बनाई है, ये अर्धचेतन का हिस्सा है। और चेतन मन है वो न तो बड़ा है न छोटा है, बल्कि एक छोटा सा एक मीडियम साइज का एक टुकड़ा है। तो ये बर्फ़ के टुकड़े से भी सिद्धांत की तुलना की गई थी। तो शायद मेरे हिसाब से ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसकी तुलना बर्फ़ के पहाड़ से या बर्फ़ के टुकड़े से की गई थी, तो वो सिद्धांत होगा अपना मनोविश्लेषण सिद्धांत होगा। और ये प्रतिपादित किया गया था सिगमंड फ्राइड द्वारा। ठीक है, इसमें 3 भाग इन्होंने बांटे थे, सबसे बड़ा अचेतन, उसके बाद चेतन और फिर अर्धचेतन। ये मैंने क्रम बताए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे व्यक्तिगत संरचना की दृष्टि से फ्राइड ने 3 स्थितियों को महत्वपूर्ण माना है।
यानी किसी मतलब व्यक्ति की संरचनात्मक दृष्टि से फ्राइड ने 3 प्रकार की कंडीशन मानी है। जैसे सबसे पहली कंडीशन है, ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कई बार प्रश्न इसमें से बन जाता है कि व्यक्तिगत संरचना की दृष्टि से फ्राइड ने 3 स्थितियां महत्वपूर्ण मानी है। इनमें मैं सबसे पहले बात करूंगा इड, जिसे हम इड आईडी जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं इड कहते हैं। दूसरा अहम, ईगो जिसे हम बोलते हैं। तीसरा परम परम अहम, जिसे सुपर ईगो कहा जाता है। ठीक है, ये 3 संरचनात्मक दृष्टि से फ्राइड ने ये 3 स्थितियां बताई थी, इड, अहम और परम अहम। अब इनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकते हैं वो थोड़े से आप ध्यान देना। जैसे सबसे पहले मैं इड की बात करूं, इड, एक बात यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, ये थोड़ा मैटर मैं बता देना चाहूँगा। इड, अहम और परम अहम के बारे में मैं बताऊं। जो इड है वो अचेतन मन से संबंधित होता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इड जो है ना, इड इड अचेतन मन से संबंधित होता है। यहाँ पर थोड़ा सा कट चुका है, लेकिन ध्यान रखना, इड अचेतन मन से, अहम चेतन मन से और परम अहम जो है वो अर्ध चेतन मन से संबंधित होता है। याद रखना, ये प्रश्न भी आता है कई बार। इड की बात करें तो अचेतन मन से, यानी सबसे बड़ा भाग जो होता है। फिर अहम की बात करें जो चेतन मन से दूसरा बड़ा भाग होता है, या दूसरे नंबर पर हम जिसको डिवाइड कर सकते हैं। और परम अहम अर्ध चेतन मन से संबंधित होता है। ये याद रखना, जो मैंने ये चीज़ें बताई है इसके बारे में। इड को अचेतन मन से आप देखना है, अहम को जिसको हम अर्ध चेतन मन से बिलोंग करेंगे। क्षमा करना, मैंने शायद इसमें मिस प्रिंट है, इसकी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है अहम को अर्ध चेतन मन से। देखिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये ताकि आपको समझ में आ जाए। इड जो है अचेतन मन से, अहम अर्ध चेतन मन से। अहम जो है वो अर्ध चेतन मन से बिलोंग करता है, और परम अहम जो है वो चेतन मन से बिलोंग करेगा। शायद मैंने गलत बोल दिया था, थोड़ी सी मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये याद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसको जितना अपने अच्छी तरीके से समझ लेते हैं उतना अपने लिए बेस्ट होगा ये, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाता है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा, ईद के बारे में क्या कहा जाता है कि इच्छाओं की जननी होती है। ईद की इच्छाओं की जननी है, इसमें अच्छी बुरी दोनों प्रकार की आदत आती है। उचित और अनुचित का कोई ज्ञान नहीं होता, और आनंद सिद्धांत का कार्य करता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, आनंद सिद्धांत पर कार्य करता है ईड। ठीक है, जो कि अचेतन मन से संबंधित है। इच्छाएं होती हैं इसमें, कोई भी इच्छा हो, अच्छी बुरी, वो हम नहीं देखते। और उचित अनुचित ये भी अपने नहीं देखते। ठीक है, कोई उचित और अनुचित का कोई ज्ञान नहीं होता, केवल इच्छा सोचते हैं कि अपने को इच्छा वो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। केवल अपने को आनंद सिद्धांत, मतलब ईड में क्या होता है, मतलब व्यक्तिगत रूप से देखें तो वो केवल आनंद देखता है। उसमें ये नहीं देखता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको केवल आनंद से मतलब है। ठीक है, इंटरेस्ट से मतलब होता है, तो वो आनंद सिद्धांत पे कार्य करता है। अहम की बात करें, हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है और वास्तविकता का सिद्धांत है। अहम जो है वास्तविकता का सिद्धांत है। यह इच्छाओं और वास्तविकताओं के मध्य संतुलन बनाता है। जो इच्छा और वास्तविकता है उसके बीच में संतुलन बनाता है, और यह ईड और परम अहम के मध्य सामंजस्य बनाता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ईड के संबंध में या इसमें अहम के संबंध में हम कह सकते हैं। उसके बाद में परम अहम आदर्शवादी व नैतिकता का सिद्धांत है। ठीक है, इसी से व्यक्ति के अंदर पछतावे की भावना भी उत्पन्न होती है। तो ये तीनों सिद्धांत है, ये ध्यान रखना। ये ईड के अंदर इच्छाओं की जननी है, अच्छी बुरी कोई भी इच्छा हो सकती है। अनुचित उचित का ज्ञान नहीं होता, और आनंद सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अहम में क्या होगा, हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है। वास्तविकता का सिद्धांत है, इच्छाओं व वास्तविकताओं के मध्य एक प्रकार का बैलेंस बनाने का काम करता है। और अहम जो है वो इड और परम अहम के बीच का एक सामंजस्य होता है। परम अहम के बारे में ये कहा जाता है कि ये आदर्शवादी व नैतिकता का सिद्धांत है। इसे व्यक्ति के अंदर पछतावे की भावना आती है। तो दोस्तों, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, शायद इसका आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अपने को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है,
तो इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हुए कुछ और भी टॉपिक मैं आपके सामने जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा आपके सामने मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इनको अच्छे तरीके से इनका फ़ायदा उठा पाओगे। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।